हेलो एवरीवन, बीएनडी परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज का वीडियो कल के क्रम में ही होगा, कल का वीडियो हमारा था डीएनए के पक्ष या डीएनए के आनुवंशिक मटेरियल या पदार्थ होने के पक्ष में हमने कल प्रमाण देखे थे। आज हम उसी डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए के कंपोनेंट्स क्या हैं, या मैं शॉर्ट में कहूँ न्यूक्लिक एसिड क्या है। देखिए, तो आज का टॉपिक हमारा है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, सबसे पहला वर्ड यही आता है हमारे पास कि ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? दो रीजन है। पहली बात कि ये कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में होता है। और दूसरी बात कि ये नेचर में एसिड होता है, एसिड नेचर का होता है। दैट्स वाई इसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लिक एसिड। क्या कहा जाता है इसे? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हमें पता है डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। ये कल भी हम बात कर चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए कब होता है, आई मीन जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए को कब कंसिडर किया जाता है और आरएनए को कब कंसिडर किया जाता है। ये दोनों बातें कल हम देख चुके हैं। फिलहाल हम ये बात करते हैं कि इसे सबसे पहले किसे देखा। तो देखिए, एक वैज्ञानिक का नाम है फ्रेडरिक माइस्टर। फ्रेडरिक मिशर भी लिखते हैं, फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर थे, इन्होंने सबसे पहले इसे देखा था। और कहाँ देखा था? फ्रेडरिक मिशर ने इसे पस सेल्स में देखा था। पस सेल्स मीन्स मवाद कोशिकाएं, मवाद कोशिकाओं में सर्जिकल पट्टियों पे जो पस सेल्स थी, उन सर्जिकल पट्टियों के पस सेल्स से इन्होंने इसे आइसोलेट किया या इन्होंने इसे देखा। किसे? न्यूक्लिक एसिड को। ये न्यूक्लिक एसिड नाम नहीं दे पाते, ये सिर्फ इसे देख पाते हैं और जो शब्द देते हैं इसके लिए वो ये देते हैं न्यूक्लिन शब्द। इन्होंने इसे न्यूक्लिन कहा। क्या कहा बच्चों? न्यूक्लिन। क्या कहा इन्होंने? न्यूक्लिन। याद रखिएगा ये वर्ड, न्यूक्लिन कहा। ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि फिर न्यूक्लिक एसिड वर्ड किसने दिया? न्यूक्लिक एसिड जो वर्ड था, न्यूक्लिक एसिड जो शब्द है या न्यूक्लिक अम्ल जो शब्द है, ये शब्द दिया था अल्टमान ने। किसने दिया था बच्चों? अल्टमान ने, या मैं कहूं रिचर्ड अल्टमान। किसने दिया था? रिचर्ड अल्टमान। रिचर्ड अल्टमान। और न्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके पक्ष में हमने भले ही प्रमाण पढ़ लिए हों, लेकिन इसके इस नेचर के बारे में सबसे पहले ऑस्कर हर्टविग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। फिलहाल हमारे लिए यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, और वो कौन कौन सी हैं? पहली बात कि इसे किसने देखा? तो फ्रेडरिक माइस्टर ने देखा। नाम किसने दिया? नाम इसे रिचर्ड अल्टमान ने दिया। और फ्रेडरिक माइस्टर ने जो इसे कहा वो न्यूक्लिन कहा। क्या कहा बच्चों? न्यूक्लिन। ये तीन बातें हमारे लिए फिलहाल ज़्यादा उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। अब हम बात करना चाहते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के घटक क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट क्या होते हैं। हालांकि मैं ये आशा रखता हूं कि आपको ये पता है निश्चित रूप से कि न्यूक्लिक एसिड के घटक तीन होते हैं। पहला घटक जिसे आप पेंटोज शुगर कहते हैं, दूसरा घटक जिसे फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा नाइट्रोजन बेस। ये तीन घटक होते हैं। लेकिन इन तीन घटकों के बारे में या तीन कंपोनेंट्स के बारे में हमें ज्ञान कैसे हो, इसके लिए एक छोटी सी प्रविधि अपनाई जाती है। क्या? देखिए, हमें एक चीज़ अच्छे से पता है। क्या पता है हमें? कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अभी मैं डीएनए को कंसिडर करता हूँ, डीएनए को, या मैं कहूँ ये मान लीजिए डीएनए। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए को ये कह सकते हैं हम कि ये पॉलीमर
ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। क्या है बच्चों? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। पॉलीमर का मतलब बहुलक, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। और इसे जब हम डीएनए की पॉलीपेप्टाइड सीरीज या श्रृंखला को बनाएंगे तब आपको ये क्लियरली स्पष्ट रूप से पता भी लग जाएगा कि ये क्यों न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक है या पॉलीमर है। फिलहाल आप इतना सा मान लीजिए कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर या बहुलक होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर मान लीजिए डीएनए का क्या किया जाए, डीएनए का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, आई मीन आंशिक अपघटन अगर करवाया जाए, आंशिक अपघटन, तो आंशिक अपघटन करवाने पर किसकी प्राप्ति होगी? आंशिक अपघटन करवाने पर प्राप्ति होगी न्यूक्लियोटाइड्स की। किसकी प्राप्ति होगी? न्यूक्लियोटाइड्स की। किसकी प्राप्ति होगी बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स की। और न्यूक्लियोटाइड्स का पुनः आंशिक जल अपघटन, ये याद रखिएगा, हाइड्रोलाइसिस बोला मैंने, जल अपघटन। इसी प्रकार से जब न्यूक्लियोटाइड्स का जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए, जल अपघटन, तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? तो हमें जो प्राप्ति होगी वो किसकी प्राप्ति होगी? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। और इसी प्रकार से अगर न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करवाया जाए, जल अपघटन करवाया जाए तो हमें किस चीज की प्राप्ति होगी? हमें प्राप्ति होगी नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, या मैं कहूं पेंटोज शुगर, शुगर, इनकी प्राप्ति होगी। क्लियर है? कुछ चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो दो प्रकार के कौन से होते हैं? पिरिमिडीन और दूसरा है प्यूरीन। शुगर, पिरिमिडिन में कौन शामिल किए जाते हैं? साइटोसिन और थाइमीन। साइटोसिन और थाइमीन। ठीक है बच्चों। और प्यूरीन में कौन शामिल किए जाते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है बच्चों। और अगर शुगर की बात करें तो शुगर डीएनए की बात करें हम यहाँ पर, तो हमारे पास जो होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। आरएनए में ऑक्सीराइबोज हो जाती है, लेकिन फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? डीएनए की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, ये आप याद रखिएगा। तो फिलहाल अगर हम इस पूरे में देखें तो हमें क्या क्या मिल रहा है। देखिए, हमें पहली चीज जो प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है कौन सी? पहली चीज हमें जो प्राप्त हुई है वो फॉस्फोरिक एसिड, एक। नेक्स्ट दूसरी देखें तो दूसरा हमें जो नजर आ रहा है वो है शुगर, और तीसरा जो है वो है नाइट्रोजन बेस। तो इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि जो डीएनए के कंपोनेंट्स हैं, या मैं कहूँ न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स हैं, वो तीन होते हैं। इन तीन से मिलकर न्यूक्लिक एसिड आई मीन डीएनए बनता है। क्लियर है? आरएनए भी हम साथ लेकर चलेंगे, वो आगे आपको पता लग जाएगा। फिलहाल हम आगे चलते हैं और अब हमारा मेन पॉइंट या मेन जो मुद्दा है वो है कौन सा? डीएनए के या न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स या घटक, उस पे चलते हैं। तो देखिए, हमारे पास है न्यूक्लिक अम्ल के घटक या कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब क्या है या इनमें कौन कौन है? तो इसमें हमारे पास जो घटक शामिल हैं उनके बारे में बात करते हैं।
ब्रीफ में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला घटक आता है हमारे पास कौन सा, पहला घटक आता है कौन सा, हमारे पास आता है पेंटोज शुगर। कौन आता है बच्चों, पेंटोज शुगर, ठीक है। कौन है, पेंटोज शुगर या पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये दो प्रकार की होती, कौन सी, एक डीऑक्सी राइबो शुगर, 5 कार्बन वाली श्रृंखला है ये, और दूसरी है ऑक्सी राइबोज या ऑक्सी राइबो शुगर। या केवल इसे आप राइबो शुगर भी कॉल कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। दूसरी बात करते हैं, दूसरी यहाँ पे ये किस में मिलेगी आपको, डीएनए में देखने को मिलेगी, और ये आपको आरएनए में देखने को मिलेगी। दोनों में कोई फर्क नहीं होता, केवल डीऑक्सीराइबोज शुगर के सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है। अभी देख लेंगे वो बातें। दूसरी बात आती है, दूसरी बात जो हमारे पास है वो है फॉस्फोरिक एसिड। कौन सी है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल, क्लियर। और तीसरा जो अंतिम घटक है वो है नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार। वीडियो में हम इन्हीं 3 कंपोनेंट्स के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे कि ये 3 कंपोनेंट या 3 घटक कौन कौन होते हैं और किस तरह से ये न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा है वो है पेंटोज शुगर। कौन सा है, पेंटोज शुगर। ये कौन सा है, पेंटोज शुगर। तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, पेंटोज शुगर। पहली बात क्लियर है बच्चों। अगर इसमें आप देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये एक कैसी है, 5 कार्बन वाली श्रृंखला है, जिसमें पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, और चौथा कार्बन ये है, और 5वां कार्बन ये है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमने पहले ही कहा था कि जो सेकंड कार्बन होता है उस सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हम यहां सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी, और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये किसका है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज का, आई मीन डीएनए में पाई जाने वाली पेंटोज शर्करा का। सेम अगर मैं इसी सेकंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन और लगा दूं तो वो हालत किसकी हो जाएगी, राइबोज शुगर की। आप देखिए, फर्स्ट कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, और फिफ्थ कार्बन है। क्लियर है, क्लियर है, आपके समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है। अब हमें इस स्ट्रक्चर में किन चीज़ों पे ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, मैंने कई बार आप देख लेना, जब बच्चे इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस स्ट्रक्चर को बनाते वक्त एक तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लगाते, ये पहली गलती है कि आपको ऑक्सीजन लगानी है। दूसरी, आप यहाँ पर जब भी ये देखिए, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, ऐसी कोई टिपिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है कि हम इसे बना नहीं सकते। क्लियर है। तो पहला कार्बन कौन सा है, पहला कार्बन यहाँ पर है, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा कार्बन यहाँ है, चौथा कार्बन यहाँ है, और 5वां कार्बन यहाँ है। और अगर इस सेकंड कार्बन से मैं ऑक्सीजन को हटा दूंगा तो डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा, और ऑक्सीजन रहेगी तो ये राइबो शुगर होगी। अब हमारे लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जब हम फॉर्मेशन करेंगे तो उस स्थिति में हमें कार्बन का नंबर, आई मीन इसका लोकेशन ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आगे लिखेंगे कि पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस हमेशा आकर जुड़ता है।
किससे आकर जुड़ता है? इस फर्स्ट कार्बन से, चाहे वो आरएनए हो या डीएनए हो, किससे जुड़ता है? फर्स्ट कार्बन से। आपको ये बात याद रखनी है और एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं या यहीं से प्रश्न बनने लायक कोई मटेरियल है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि पेंटोज शुगर के, पेंटोज शर्करा के प्रथम कार्बन से, यानी कि फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं, नाइट्रोजन क्षार जुड़ते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, क्षार जुड़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहली बात। एक इंपॉर्टेंट बात है वो भी हमें याद रखनी है, क्या कि नॉर्मली हमने ये देख रखा है कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो किससे मिलकर बनता है। हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड जो मिलकर बनता है वो किस किस से मिलता है? पहली पेंटोज शुगर, और दूसरा नाइट्रोजन बेस, और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड। हालांकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तब भी मैं ये चीज़ आपको क्लियरली वहाँ पर दिखा दूंगा कि ये बॉन्ड कौन सा है और किस तरह से ये बनता है, लेकिन फ़िलहाल हमें एक वर्बली तरीके से याद होना चाहिए। देखिए, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक बंध। इसे एन ग्लाइकोसाइडिक बंध भी कह सकते हैं, ये याद रखिएगा, ग्लाइकोसाइडिक। और ये प्रश्न पहले एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, ग्लाइकोसाइडिक बंध, और दोनों तरीकों से पूछा जा चुका है। एक डेस्क्रिप्टिव एग्जाम था आपके हाई सेकेंडरी लेवल का, जिसमें पूछा गया था कि ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होते हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आप ये याद रखिएगा। दूसरी बात आती है, वो आपको ये याद रखनी है कि नाइट्रोजन बेस हम कुछ इस तरह से देखते हैं, इसको पेंटोज शुगर, क्योंकि इसको बीच में लिखते तो शायद थोड़ा उचित होता। ये देखिए, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये याद रखिएगा। ये कैसे होते हैं, किस तरह से लोकेट होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में हम अच्छे से देख लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें थ्योरेटिकल वे में ये पता होना चाहिए कि एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके मध्य बनता है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके मध्य बनता है। सिर्फ इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब इस चीज़ को हम अच्छे से देख लेंगे और समझ में भी आ जाएगी। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। इस तरह से हमने फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा पेंटोज शुगर, जिसमें हमने देखा कि पेंटोज शुगर एक्चुअली 5 कार्बन वाली श्रृंखला होती है और ये 2 प्रकार की शर्कराएं होती हैं, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा और दूसरी राइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है उसमें द्वितीय कार्बन पर एक ऑक्सीजन की कमी होती है, जबकि राइबोज शुगर में द्वितीय कार्बन पर एक अतिरिक्त ऑक्सीजन पाया जाता है। क्लियर है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में, जबकि राइबोज शर्करा आरएनए में पाई जाती है। क्लियर है? इसके प्रथम कार्बन से नाइट्रोजन बेस आकर जुड़ता है। इन दोनों के मध्य जो बंध बनता है वो एन ग्लाइकोसाइडिक या ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से हमने पहला घटक है जिसके बारे में ये बात कंप्लीट की है। दूसरा घटक जो है वो हमारा कौन सा है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड या आपको ये ऑर्थोफॉस्फोरिक के नाम से भी मिल सकता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड।
फॉस्फोरिक एसिड। इवन आपको ये फॉस्फेट के नाम से भी मिल सकता है तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है H3PO4। क्या होता है? H3PO4। ये याद रखिएगा। और आपको स्ट्रक्चर क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पर कि ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई है। ये कौन है? ये H3PO4 की स्ट्रक्चर है जिसे फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट कह रहे हैं। ये किस तरह से ज्वाइन होती है वो देखते हैं। देखिए, फॉस्फोरिक अम्ल का एक अणु दो शर्करा अणुओं के मध्य स्थित होता है। दो शर्करा अणुओं के मध्य स्थित होता है देखिए बच्चों, जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को देखेंगे कल, तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा कार्बन यहाँ पर है। इसी प्रकार से इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन यहाँ पर है। तो जो फॉस्फेट अटैच होगी वो यहाँ पर अटैच होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि फॉस्फेट या ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का एक अणु दो शर्करा अणुओं के मध्य स्थित होता है और एक के तीसरे कार्बन से और दूसरे के पांचवें कार्बन से जुड़ा होता है। ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए। ये तीसरा है और ये पांचवा है। ये पांचवा है इसका और ये तीसरा है। क्लियर है? इसीलिए मैंने जब आपको अभी हम राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के स्ट्रक्चर देख रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि इसका कार्बन का नंबर आप दिमाग में रखिएगा, ये हमारे काम आएगा। और ये प्रश्न पूछने लायक है और पूछे जा चुके हैं। विभिन्न एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे जा चुके हैं कि कौन सी चीज़ किस कार्बन पर जुड़ती है। अभी बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी, तीनों आएंगी, नाइट्रोजन बेस भी आएगा, फॉस्फोरिक भी आएगा और पेंटोस शुगर भी आएगी। इसलिए हमें सबका कार्बन नंबर याद रखना है। इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए कि एक फॉस्फोरिक अम्ल का अणु हमेशा किसके बीच में होता है? दो शर्करा अणुओं के मध्य स्थित होता है। किसके मध्य स्थित होता है? दो शर्करा अणुओं के मध्य स्थित होता है। इसीलिए मैंने आपको ये रफली डायग्राम बना के दिखाया है। ये पहली पेंटोस शुगर है, ये दूसरा शर्करा अणु है और ये बीच में कौन है? फॉस्फोरिक एसिड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कार्बन अणु आप याद रखिएगा। अगर फिर भी ऐसा कोई प्रश्न आए जिसमें एक ही आपको या एक का चयन करना हो तो याद रखिएगा पांचवा, या मैं कहूँ पांचवा कार्बन, फिफ्थ कार्बन सिंगल आंसर माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो, वैसे दोनों हैं, पांचवें और तीन से जुड़ी होती है, लेकिन फिर भी सिंगल पूछा जाए तो पांचवा कार्बन माना जाएगा। क्लियर है? लिख लेते हैं इसे। और ये जो बॉन्ड है दैट इज फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे? फोस्फोडाइएस्टर बंध कहेंगे। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, और इसे हम देखेंगे, बाकायदा देखेंगे डायग्राम में कि किस तरह से डायग्राम बनता है। देखिए, जब ये डायग्राम बना ही दिया था तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको पता है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा है। और यहाँ पर हमने अभी PO4 जोड़ा है। क्लियर है बच्चों? ये जोड़ा है। तो हमने पीछे वाले स्लाइड में लिखा है कि पहले कार्बन से कौन जुड़ता है? नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं। कौन जुड़ता है? नाइट्रोजन। तो देखिए, नाइट्रोजन बेस जुड़ चुका है। क्लियर है? सामने वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड आएगी जब वो रिवर्स पोजीशन में आएगी, ये याद रखिएगा। ये तो इसका पहला कार्बन ये हो जाएगा। यहाँ पर जो भी जुड़ना है वो आ जाएगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। ये रिवर्स में आएंगे।
इसको हम देखेंगे आगे, लेकिन फिलहाल मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये टिप्स पे याद हो जाए कि कौन सी चीज़ कौन से कार्बन से जुड़ती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो देखिए, एक अणु दो शर्करा अणु के मध्य स्थित होता है। यहां पर फोस्फो डाइएस्टर बंध का निर्माण होता है, बंध का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड या फोस्फोरिक अम्ल एक शर्करा अणु के फिफ्थ या पांचवें कार्बन से जबकि दूसरी शर्करा के थर्ड कार्बन से जुड़ा होता है, थर्ड कार्बन से जुड़ा होता है या थर्ड कार्बन से जुड़ता है। क्लियर है बच्चों? अब हम आते हैं सबसे लास्ट में और सबसे मुख्य घटक जो ज़्यादा वाइडली हमें देखने को मिलता है, और वो है नाइट्रोजन बेस। वो कौन है बच्चों? नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजन क्षार। इसे क्या लिख सकते हैं हम? नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। क्लियर है बच्चों? देखिए, नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं, हालांकि पहले हम बात कर चुके हैं कि नाइट्रोजन क्षार दो प्रकार के होते हैं, पिरिमिडिन और प्यूरिन। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला प्रकार वो कौन सा होता है? पिरिमिडिन, पिरिमिडीन। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है प्यूरिन। दूसरा प्रकार कौन सा होता है? प्यूरिन। क्लियर है? जो पाइरिमिडिन होते हैं उनमें कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार को शामिल किया गया है वो देखिए। इसमें दो नाइट्रोजन क्षारकों को शामिल किया गया है। कौन कौन से? एक तो थाइमीन, और एक साइटोसिन, और एक और हम पढ़ते हैं उसका नाम है यूरेसिल। आप कहेंगे आपने तो दो ही बोले थे। बिल्कुल दो ही होते हैं। कैसे होते हैं तीन, वो भी देख लेते हैं। यूरेसिल देखिए, थाइमीन और साइटोसिन, थाइमीन और साइटोसिन, जिसे डिनोट किससे किया जाता है? थाइमीन को डिनोट किया जाता है टी से, कैपिटल टी से, साइटोसिन को कैपिटल सी से, और यूरेसिल को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। और ये किस तरीके से हैं? देखिए, दो किस तरीके से हैं। साइटोसिन और थाइमीन हमेशा किस में मौजूद होते हैं? डीएनए में। जबकि साइटोसिन और यूरेसिल, साइटोसिन और यूरेसिल अर्थात इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ये किस में होते हैं? आरएनए में। ये किस में होते हैं? आरएनए में। अर्थात हम ये समझ चुके हैं कि थाइमीन के स्थान पर कौन आ जाता है आरएनए में? यूरेसिल आ जाता है। थाइमीन के स्थान पर कौन आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। साइटोसिन दोनों में क्या है? कॉमन है। तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं क्या कि आरएनए में
आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो दूसरा है वो प्यूरिन है, और प्यूरिन दो ही होते हैं, कौन कौन से? एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। एडेनिन को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है, जबकि ग्वानिन को कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। क्लियर है? इस तरह से नाइट्रोजन बेस 5 हो गए, कौन कौन से हो गए? सी, टी, यू और ए, जी। देखिए बहुत सिली क्वेश्चन आता है कई एग्जाम्स में, निम्न में से पिरिमिडिन है, निम्न में से प्यूरिन है, निम्न में से पिरिमिडिन नहीं है, निम्न में से प्यूरिन नहीं है, और हमें इतना कन्फ्यूजन होता है इस लेवल पर। बहुत सीधी सी बात है, आप कैसे भी याद करिए, बहुत सारी ट्रिक्स लोग अपनाते हैं, बहुत सारे नए नए नायाब तरीके अपनाते हैं, कोई भी तरीका अपनाइए लेकिन आपको याद होना चाहिए। अभी फ़िलहाल अगर आप जानना चाहते हैं तो जैसे हम याद कर सकते हैं पिरिमिडिन, पिरिमिडिन में कौन है? सी और टी, तो हम कह सकते हैं पिरिमिडिन की सीटी बचती है, पिरिमिडिन की सीटी बचती है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसी तरीके से याद करें, व्हाटएवर जो भी आपको अच्छा लगे, जो आइडिया आपको अच्छा लगे, जो ट्रिक अच्छी लगे उससे याद करिए, लेकिन ये याद होने चाहिए। हमारे साथ ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद में हमें पिरिमिडिन और प्यूरिन में डिफरेंस करना नहीं आता हो, हमें यही नहीं पता हो कि पिरिमिडिन कौन सा होता है और प्यूरिन कौन सा होता है। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, हम ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बेस पे अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, क्योंकि हमारा जो अभी लक्ष्य है फिलहाल ये है कि हम एक बार आरएनए तक का टॉपिक क्लियर कर लें, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे, और वो इतने आसान प्रश्न होते हैं, इतने आसान प्रश्न होते हैं जिनकी कोई हद नहीं, लेकिन हमें बहुत जटिल प्रश्न महसूस होते हैं, लगते हैं, कारण क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते, हमें बेसिक्स के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो प्रश्न हमें बहुत जटिल लगते हैं। जिसमें अभी आप देखिएगा अमीनो अम्ल की संख्या पे, प्रोटीन के इनकी श्रृंखला पे, जेनेटिक कोड्स के नंबर पे, इनकी संख्या पे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे जिनके उत्तर आपको देना, अगर आप याद रहेगा तो आसान, और याद नहीं रहा तो जटिल होना या जटिल हो जाएगा। तो इसे याद रखिएगा कि कौन कौन से तो पिरिमिडिन है, कौन कौन से प्यूरिन है। म्यूटेशन में भी आपको याद हो तो पॉइंट म्यूटेशन में आई मीन जीन या बिंदु परिवर्तन में हमने इनके बारे में पढ़ा है कि प्यूरिन का प्यूरिन से रिप्लेसमेंट होता है, पिरिमिडिन का पिरिमिडिन से रिप्लेसमेंट होता है, पिरिमिडिन और प्यूरिन का रिप्लेसमेंट होता है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है जो मैंने बोला ठीक उसका उल्टा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपकी कि नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं किसको? हम लेते हैं पिरिमिडिन को। आपको पता है पिरिमिडिन कौन होते हैं? अगर पिरिमिडिन को देखें तो पिरिमिडिन एक षटभुजीय या मैं कहूँ षटकोणीय वलय होते हैं। इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं, इसमें 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन होते हैं। इसमें 3 जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। आइए आगे चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास कौन आता है? हमारे पास आते हैं नाइट्रोजन बेस, और वो भी कौन? पिरिमिडिन्स। कौन आते हैं बच्चों? पिरिमिडिन्स। आपको इनके स्ट्रक्चर सबके दिखाई दे रही है, क्लियर है? और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इनकी स्ट्रक्चर में भी नंबर याद रखना है आपको। किसको याद रखना है? नंबर याद रखना है। देखिए अगर हम फिलहाल इस स्ट्रक्चर को देखते हैं साइटोसिन को, तो साइटोसिन में देखिए पहली बात तो पहली कंडीशन, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर और छठा नंबर। तो हमने क्या कहा था? पहले ही कहा था कि जो पिरिमिडिन होते हैं, कौन? पिरिमिडिन होते हैं, पिरिमिडिन जो होते हैं ये क्या है? ये एक षटकोणीय या षटभुजीय वलय। क्या है बच्चों? षटभुजीय
वलय। दूसरी बात, इसे पिरिमिडीन वलय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पिरिमिडीन वलय भी कहते हैं। पिरिमिडीन वलय भी कहते हैं। तीसरी बात, इसमें 4 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए 6 हैं, जिसमें से 2 नाइट्रोजन है पहली और तीसरी लोकेशन पे। किस लोकेशन में? पहली और तीसरी लोकेशन पे क्या है? 2 नाइट्रोजन, बाकी 4 क्या हैं? कार्बन। इसमें 4 कार्बन एवं 2 नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज को आपको याद रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि कितने कार्बन कितने नाइट्रोजन। क्लियर? अब देखिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो सब में यही आपको देखने को मिलेगा। हमें क्या चीज याद रखनी है? देखिए हमने अभी अभी कहा है कि जो पेंटोस शुगर होती है उसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछे कि पेंटोस शुगर से नाइट्रोजन बेस कहां से जुड़ते हैं, तो याद रखिएगा जो पिरिमिडिन होता है वो 3rd पोजीशन से जुड़ता है, तीसरी स्थिति से जुड़ता है। 3rd पोजीशन आपको दिखाई दे रही है। जबकि इसी प्रकार से मैं प्यूरिन की बात करूं तो वो 9th पोजीशन से जुड़ती है। कौन सी पोजीशन से जुड़ती है? 9th पोजीशन से जुड़ती है। अभी देख लेंगे हम कि उस प्यूरिन जो होती है, प्यूरिन भी कोई वो नहीं है। प्यूरिन में सिर्फ इतना सा होगा कि एक पिरिमिडिन वलय में एक इमिडिजोल या इमाइडिजोल वलय और जुड़ जाएगी, और इस प्रकार वो 9 सदस्य वाले हो जाएंगे। ये कितने सदस्य वाले हैं? ये 6 सदस्य वाले। क्लियर है? वो कितने सदस्य वाली होगी? 9 सदस्य वाली होगी। क्लियर है बच्चों? याद रहेगी बात आपको। इसमें सिर्फ जो मेरे हिसाब से याद रखनी है, दूसरी ये एकल वलय है। खैर मुझे अगर लिखने की नीड नहीं है, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये क्या है? एकल वलय। एकल वलय, सिंगल रिंग है। ये क्या है? सिंगल रिंग। अब आप इसमें देखिए, इसमें देखते हैं हम, ये प्यूरिन है, आपको पता है एडेनिन और ग्वानिन है, एजी, ओजी नहीं, एजी। अब आप इसे याद रखिए कि प्यूरिन कौन है? एजी। एजी शब्द आपको रोज सुनने को मिलता होगा आसपास में, अनुमान लगा सकते हैं आप। तो वो एजी प्यूरिन है, याद रखिए। पिरिमिडिन की तो क्या बच गई? सीटी, तो सीटी याद रहेगा ऐसे, और एजी याद रहेगा अच्छे से, आपको डेली सुनते हैं। अब उसका फुल फॉर्म आप क्या बनाते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। फिलहाल मैं तो एडेनिन और ग्वानिन मान के चल रहा हूं। ठीक है, देखिए इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है? पहला कार्बन, वो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, 5वीं पोजीशन, और ये 6ठी पोजीशन। क्लियर है? देखिए अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप इस तरह से देख सकते हैं। साइड में बनाते हैं, यह हमारे लिए लिखना आसान हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, ये एक वलय और जोड़ देते हैं। ये वलय जो जुड़ रही है, ये ही वलय क्या है? एक्स्ट्रा है, या जिसे हम क्या कहेंगे, ठीक है बच्चों। ये देखिए,
अगर इसको देखते हैं तो हमें इसमें क्या क्या पोजीशन किस तरह से दिखाई दे रही हैं वो देखते हैं। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, ये पांचवी पोजीशन, ये छठी पोजीशन, ये सातवीं, और ये आठवीं, और ये नवीं। स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रही है। ये पिरिमिडिन वलय है और ये जो जुड़ी है ये इमिडिजोल वलय है। क्लियर है? हमें सिर्फ इतना करना है कि अगर मान लीजिए आपको दूसरा बनाने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इसे, ये किसका है, ये एडेनिन का है। ये किसका है बच्चों? ये एडेनिन का। क्लियर है? और अगर हमें क्या बनाना हो, अगर हमें बनाना हो जी ग्वानिन बनाना हो तो सिर्फ एक अंतर क्या करना पड़ेगा हमें, अंतर सिर्फ हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड है और यहाँ पर एक NH2 ऐड है सेकंड पोजीशन पे। क्लियर है? इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने दूसरी नहीं बनाई है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्यूरिन में यानी कि इनमें पिरिमिडिन वलय से एक अन्य वलय इमिडिजोल भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इमिडिजोल वलय जुड़ती है या जुड़ी होती है? जुड़ी होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट दूसरी बात, ये 9 सदस्य वाली होती है। ये 9 सदस्य वाली होती है। 9 सदस्य वाली, देखिए वो 6 थी और ये 9 है, और 9 मैंने आपको गिनाए हैं किस तरह से। आपने पूरा पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक छोटा सा प्रश्न आता है। प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये आता है कि प्यूरिन में इमिडिजोल वलय से, या आप उल्टा बोल लीजिए, प्यूरिन में पिरिमिडिन वलय से इमिडिजोल वलय कौन सी स्थिति में जुड़ती है? पूरा याद है ना, देख लिया ना आपने? इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि देखने से पार नहीं पड़ेगी, इसे देखकर इसके फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। चौथा और पांचवा देख लीजिए आप। ये चौथा है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये पांचवा है। और ये पूरी की पूरी जो थी ये कौन है? ये प्यूरिन वलय है। और ये जो नई आई है ये इमिडिजोल वलय है। क्लियर? और इमिडिजोल वलय प्यूरिन के चौथे और पांचवें कार्बन से, या मैं कहूं चौथे और पांचवी स्थिति से जुड़ी हुई है। ये प्रश्न हमारे काम का है। मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप जो फैक्ट्स हैं उन पे फोकस करिए। फिलहाल आप फोकस किस पे करिए? फैक्ट्स पे। पूरा पढ़ लिया, कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड अच्छे से याद करके चले गए, और प्रश्न यहां से आ गया, पूरा पढ़ा हुआ सब बेकार है। ठीक है? तो आप याद रखिए कि चौथे और पांचवें से कौन जुड़ती है? कौन जुड़ती है? इमिडिजोल वलय। किससे? पिरिमिडिन वलय से। किसमें? प्यूरिन में। याद रहेगी ये बात। तो फिलहाल हमारे पास क्या हो गया? फिलहाल हमारे पास दो बातें आ गई कि इनमें पिरिमिडिन वलय से एक अन्य वलय जो कि इमिडिजोल वलय है जुड़ी होती है। ये 9 सदस्य वाली होती है। दूसरी बात भी हम लिख देते हैं कि इमिडिजोल वलय फोर्थ तथा फिफ्थ स्थिति में जुड़ी होती है। क्लियर है बच्चों? प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों से रिलेटेड हमने बातें कर ली, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि दो बातें और इंपॉर्टेंट हैं और जिसकी तरफ हमने ध्यान आकर्षित हमने तो किया है, सामान्यतः नहीं किया जाता। सामान्यतः क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हम इतना ही याद रखते हैं
कि ये नाइट्रोजन बेस हमेशा पेंटोस शुगर के प्रथम कार्बन से या फर्स्ट स्थिति से जुड़े होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर यही बात उल्टी पूछी जाए कि पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस के, या नाइट्रोजन बेस में भी अलग अलग हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन, किस स्थिति से जुड़ी होती है, तब हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और मैं आपको वही बता रहा हूं कि पिरिमिडिन हमेशा थर्ड स्थिति से और प्यूरिन हमेशा 9th स्थिति से जुड़ी होती है। क्लियर है? इस चीज को हम लिख लेते हैं। क्या हम लिखेंगे? क्या कि पेंटोस शुगर, पेंटोस शर्करा प्यूरिन से, या पेंटोस शर्करा की प्रथम स्थिति या प्रथम कार्बन, प्रथम स्थिति प्यूरिन की थर्ड पोजीशन से जुड़ी होती है। ये वाली बात हम पहले पढ़ चुके हैं, फिलहाल हमें ये थर्ड पोजीशन याद रखनी है। जबकि दूसरी बात अगर हम देखें तो पेंटोस शुगर, पेंटोस शर्करा की प्रथम स्थिति या फर्स्ट पोजीशन पिरिमिडिन की, ये पिरिमिडिन है, सॉरी, ये पिरिमिडिन की है थर्ड, तो दूसरा कौन सा है? प्यूरिन की 9th पोजीशन से जुड़ी होती। और दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर है? दोनों बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास जो बात आती है वो कौन सी आती है? वो बात आती है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की। तो पहले वो भी देख लेते हैं। देखिए क्या हमने कहा कि डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? हमने कहा है कि डीएनए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब सामान्य भाषा में अगर हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में श्रृंखला बनाकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं और वही डीएनए होती। सिंपल भाषा में ये कहा हमने। तो हम ये कहना चाहते हैं अब आगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किससे बना है? ये न्यूक्लियोटाइड जो बना है वो बना है सर किससे? पेंटोस शुगर से। पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड। अब हमें यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि ये जो दोनों हैं, इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं इन्हें बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। तो और क्या कहा जा सकता है? और ये कहा जा सकता है कि न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स न्यूक्लियोसाइड
प्लस फॉस्फोरिक एसिड, एक ही बात है। क्लियर है? ये कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल्स पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, प्लस नाइट्रोजन बेस। तो इस तरह से ये कुछ फैक्ट थे, है तो एक ही लाइन का फैक्ट, लेकिन मैंने हर एंगल से आपको लिखकर बता दिया है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर है? ये बात हमने क्यों कही या क्यों की? देखिए, एक बार ऐसा प्रश्न आया था जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के नाम दिए गए थे, और उसमें बोला गया था निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं है, निम्न में से कौन सा न्यूक्लियोसाइड नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आ गई बात समझ में? 3 न्यूक्लियोटाइड के नाम दिए जा सकते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड का दिया जा सकता है, तो हमें न्यूक्लियोसाइड छांटना है। उल्टा भी दिया जा सकता है, 3 न्यूक्लियोसाइड के नाम दिए जाए और एक न्यूक्लियोटाइड दिया जाए और कहा जाए कि निम्न में से न्यूक्लियोटाइड है या नहीं। उसी चीज़ को हम इसमें देखेंगे, और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये प्रश्न आ चुका है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियोसाइड की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड की बात हम आरएनए में भी करेंगे और डीएनए में भी करेंगे। और न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? अभी अभी हमने बात की है कि पेंटोज शुगर, क्या? पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज इक्वल्स न्यूक्लियोसाइड, यानी कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं, तो हमारे पास पहला आता है थाइमीन। कौन सा आता है बच्चों? थाइमीन। ठीक है, कौन आता है बच्चों? थाइमीन। थाइमीन 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 के साथ अगर नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? नाइट्रोजन बेस अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड मैं बता चुका हूं, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, तो ये कौन है? नाइट्रोजन बेस है। अब इसमें क्या जोड़ दिया जाए? पेंटोज शुगर। क्या जोड़ दिया जाए? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर, पीएस से आप समझ जाइए। तो आरएनए में जो बनेगा वो क्या बनेगा? आरएनए में जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमें याद करना है। दूसरा, इसी प्रकार से थोड़ा यहां लिखते हैं इसे, थाइमीन प्लस पेंटोज शुगर। दूसरा नाइट्रोजन बेस, थाइमीन के बाद साइटोसिन प्लस पेंटोज शुगर। तीसरा कौन सा आएगा? थाइमीन हो गया, साइटोसिन हो गया, तीसरा आएगा एडेनिन। एडेनिन, और चौथा आएगा ग्वानिन। थाइमीन के साथ अगर पेंटोज शुगर जुड़ जाए, ऐड हो जाए, तो यहां पर क्या आएगा? डीएनए में जो आएगा वो आएगा थाइमिडीन, या मैं कहूं डीऑक्सीथाइमिडीन। डीऑक्सी क्यों? क्योंकि डीएनए में है, डीऑक्सीथाइमिडीन। आप सोच रहे होंगे कि सर आरएनए वाले ब्लॉक में तो आपने थाइमिडीन लिखा ही नहीं। देखिए, यही बात इंटरेस्टिंग है। हमें क्या याद रखना है? हमें पता है कि आरएनए में थाइमिन होता ही नहीं, तो यहां पर क्या आएगा? ऐसी स्थिति में हमें एक चीज याद रखनी है, और वो क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि यहां पर थाइमिन के स्थान पर कौन आएगा? यूरेसिल। तो यहां पर कौन आएगा? यूरेसिल, और यूरेसिल लिख सकते हैं हम, ये याद रखिएगा। तो यूरेसिल इसके संदर्भ में आएगा, और यूरेसिल इसके संदर्भ में आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा यूरिडीन। क्या आ जाएगा बच्चों? यूरिडीन। क्या आ जाएगा? यूरिडीन।
क्लियर है। इसी प्रकार साइटोसिन से क्या बनेगा, साइटिडीन, क्या बनेगा, साइटिडीन। इसी प्रकार से एडेनिन से क्या बनेगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन। इसी प्रकार ग्वानिन से क्या बनेगा, गुआनोसिन, गुआनोसिन। देखिए ये हमारे पास क्या आ गए, ये आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स आ गए। क्या आ गए बच्चों, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स आ गए। मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स। और मैं विश्वास दिलाता हूं अगर यहां से प्रश्न आया ना तो काफी बच्चे गलत करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उन्हें बहुत जटिल लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, जबकि ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है, देखिए किसी चीज को देखने के ढंग से वो जटिल और सरल हो जाती है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं या जिस वे में बात कर रहे हैं वो मैं इस तरीके से लेकर आया हूं कि आपको जटिलता का आभास भी ना हो। क्यों आभास नहीं होगा, देखिए हम इस चीज को इस तरीके से देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड आरएनए में है तो डीएनए में अगर वो जाते हैं तो क्या अंतर आता है, कोई अंतर नहीं आएगा, केवल डीऑक्सी लग जाएगा। क्या, एक उपसर्ग के रूप में, एक प्रीफिक्स के रूप में डीऑक्सी लग जाएगा और कुछ भी अंतर नहीं है। अगर मैं इसी के साथ क्या पढ़ा था, हमें इसी के न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ा था, उस स्थिति में पढ़ा तो देता लेकिन थोड़ी दिक्कत आती। अब दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देखिए यूरिडीन तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि यूरिडीन तो होता नहीं डीएनए में, इसलिए यहां पर क्या आएगा, डीऑक्सी, डीऑक्सी थाइमिडीन, थाइमिडीन। क्लियर है। अब साइटिडीन है तो साइटिडीन क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा डीऑक्सी, क्योंकि राइबोस शर्करा, वो राइबोस तो किस में थी, आरएनए में, डीऑक्सी साइटिडीन। यहां पर कौन है, डीऑक्सी राइबोस है। तीसरी बात करते हैं एडिनोसिन की, तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या हो जाएगा बच्चों, एडिनोसिन। और चौथा क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, डीऑक्सी गुआनोसिन, गुआनोसिन। अब आप देखिए आपको कुछ याद करने की आवश्यकता है, आपको याद करने की आवश्यकता है नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखने। अब साइटोसिन से क्या बनेगा, साइटिडीन। थाइमिन से क्या बनेगा, डीऑक्सीथाइमिडीन। यूरेसिल से क्या बनेगा, यूरिडीन। ग्वानिन से क्या बनेगा, गुआनोसिन। साइटोसिन से, साइटिन से क्या बनेगा, साइटोसिन। ये याद आपको, या साइटोसिन से क्या बनेगा, साइटिडीन। आपको ये याद रखना है, एडेनिन से एडिनोसिन, ग्वानिन से गुआनोसिन, साइटोसिन से साइटिडीन, थाइमिन से डीऑक्सीथाइमिडीन। क्योंकि इधर तो होता नहीं, इधर यूरेसिल है तो क्या हो जाएगा, यूरिडीन। अब आप खुद देखिए, अगर ये चार याद हैं तो चार स्वतः ही याद हो जाएंगे। क्लियर है। याद करना बेहद आसान है, 4 से 5 बार इस चीज़ को बार बार रिवाइज कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। क्या याद हो जाएंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि थाइमिन है तो थाइमिडीन तो उधर आएगा जिसके आगे डीऑक्सी लग जाएगा। चूंकि आरएनए है तो यहाँ यूरेसिल होता है, यूरेसिल के स्थान पर यहाँ यूरिडीन हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, साइटोसिन है तो साइटिडीन हो जाएगा, एडिनिन है एडिनोसिन हो जाएगा, ग्वानिन है ग्वानोसिन हो जाएगा, और डीऑक्सी लगा के डीएनए के जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं उनकी भी बात खत्म कर दीजिए। क्लियर। अब बात किसकी करेंगे, अब न्यूक्लियोटाइड की करेंगे। किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोटाइड की। तो आइए न्यूक्लियोटाइड को देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं, वही 4 चीज़ें हमारे पास हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। 4 ही हैं, 4 5 नहीं है, वो 4 ही हैं। क्लियर है। नाइट्रोजन बेस आपको पता है कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, थाइमीन की। किसकी बात करेंगे, थाइमीन की। देखिए मैं 2 तरीके से यहां पर लिख सकता हूं। अगर मैं न्यूक्लियोसाइड लिखूंगा तो केवल और केवल उसमें क्या ऐड करूंगा, फॉस्फोरिक एसिड ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, केवल फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि 2 चीजें यहां पहले से ऐड है। 2 तरीके हैं लिखने के। मैं लिख सकता हूं साइटिडीन प्लस PO4। समझ गए क्या मेरी बात को, क्लियर है। तो चॉइस इज योर्स, आप कैसे भी करें, किसी भी तरीके से याद करें, याद हो जाएगा। मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता इसलिए न्यूक्लियोसाइड यहाँ पर नहीं लिख रहा, लेकिन अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं, पहली बात, अगर मैं नाइट्रोजन बेस के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, थाइमीन। दूसरा क्या आएगा,
थाइमिन के आगे आएगा CT, साइटोसिन। तीसरा क्या आएगा? एडिनिन। चौथा क्या आएगा? ग्वानिन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम इसमें ऐड करें तो क्या ऐड करेंगे? प्लस पेंटोस शुगर, प्लस पेंटोस शुगर, प्लस पेंटोस शुगर, प्लस पेंटोस शुगर। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर हम चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? यहां पर थाइमिडीन लिख सकते हैं, यहां पर साइटिडीन लिख सकते हैं, यहां पर एडिनोसिन लिख सकते हैं और यहां पर ग्वानोसिन लिख सकते हैं। आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं है? बहुत आसान है। क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड हम बात किसकी कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड की कर रहे हैं, तो हमें तीसरा भी ऐड करना पड़ेगा। तीसरा क्या है आपको पता है? PO4। कौन है बच्चों? PO4 प्लस PO4 प्लस PO4 प्लस PO4। मैं आपको यही तो बताना चाह रहा था कि ये PO4 अब कॉमन है। क्लियर है? फॉस्फोरिक एसिड अब कॉमन है। इसके स्थान पर मैं थाइमिडीन, साइटिडीन, एडिनोसिन, गुआनोसिन लिख सकता हूं। क्लियर है? क्लियर है ये बात? क्लियर? लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर हमें DNA और RNA के लिए अलग अलग लिखना पड़ता। क्या? अलग अलग लिखना पड़ता। अभी मैंने बोला जैसे थाइमिडीन, तो थाइमिडीन के स्थान पर वास्तविकता में क्या लिखना पड़ता? डीऑक्सीथाइमिडीन, डीऑक्सीसाइटिडीन, डीऑक्सीएडिनोसिन, डीऑक्सीगुआनोसिन। फिर एक दोबारा से लिखना पड़ता इन चारों को अलग। थाइमिडीन तो आता नहीं, तो यहां पर क्या आता? यूरिडीन, साइटिडीन, एडिनोसिन, गुआनोसिन। इसलिए या इस एक चरण से बचने के लिए हमने ये तरीका निकाला है। और उसमें दिक्कत भी आती है, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप अपने दिमाग को ज्यादा काम में लेंगे, एक्स्ट्रा ओवर। तो उस चीज से बचने के लिए हमने ऐसा तरीका निकाला है। अब देखिए, बहुत आसान तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या है आसान तरीका? यहां पर RNA है तो पहली बात यहां पर तो थाइमिन होगा नहीं। क्या आएगा? तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर यूरेसिल भी होता है। कौन होता है? यूरेसिल हो सकता है ना, यूरेसिल ऑब्लिक लगा देते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर जो आएगा वो आएगा यूरिडाइलिक अम्ल। क्या आएगा? यूरिडाइलिक अम्ल। साइटोसिन है तो साइटोसिन के स्थान पर क्या आएगा? साइटोडाइलिक अम्ल। एडिनिन है तो क्या आएगा? एडिनाइलिक अम्ल। ग्वानिन है तो क्या आएगा? गुआनाइलिक अम्ल। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने ये चार्ट इस तरीके से सिर्फ इसलिए लिया है कि हमारे लिए ये चीज आसान हो जाए। अब मुझे क्या लिखने? DNA के न्यूक्लियोटाइड्स लिखने, तो सेम होगा, डीऑक्सी लगाना है मुझे। लेकिन फर्स्ट में मुझे याद रखना है यूरिडाइलिक तो आएगा नहीं, थाइमिडाइलिक होगा। तो थाइमिडाइलिक को मैं किस तरह से लिखूंगा? थाइमिडाइलिक को मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल। इसे क्या लिखूंगा? साइटोडाइलिक है तो डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल। इसे लिखना है तो डीऑक्सी, केवल डीऑक्सी तो लगा रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं? डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल। इसमें डीऑक्सी गुआनाइलिक अम्ल।
देखिए बेहद आसान, बेहद आसान। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आप 2 से 3 बार खुद अपने स्तर पर इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए, आपको बाद में खुद स्वतः ही रटने नहीं पड़ेंगे, याद हो जाएंगे। आप जब भी टेबल बनाएंगे बस फॉर्मेट ये याद करिएगा ताकि वो आसान हो जाए। अदरवाइज आप एक साथ डीएनए के न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड को लेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। कठिन वो भी नहीं है, लेकिन मैंने आसान सिंपलेस्ट वे जो मुझे लगा वो मैंने आपके लिए यहाँ पर काम में लिया है। तो आपके समझ में आ गया कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कौन होते हैं। सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन के लिए हमने ये 2 स्लाइड्स काम में ली हैं कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के रेलेवेंट में कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ इसलिए नोटिस की क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और सिंपल माना जाएगा क्वेश्चन, ये जटिल या डीप नहीं माना जाएगा, ये मान के चलिए आप। पेपर में आने के बाद कोई ये कहे कि ये बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत डेप्थ में है, कोई डेप्थ में नहीं है, बहुत ऊपर की बात है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन हमने तो ध्यान दे लिया। तो अगर ऐसा आता है तो हम तो सेफ जोन में बैठे हुए हैं। क्लियर है? तो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार देखिएगा, वीडियो आपके पास उपलब्ध है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर को देखेंगे, वॉटसन क्रिक मॉडल को देखेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए वर्ल्ड टाइप्स ऑफ आरएनए को देखेंगे और उसके बाद में इस पूरे भाग से रिलेटेड जो भी टिपिकल क्वेश्चन आप मान के चल रहे हैं उन पे एक वीडियो लेकर आएंगे। इसलिए मैं ऐसी आशा रखता हूँ आपसे कि ये जो वीडियोस वर्तमान में चल रहे हैं या कुछ वीडियोस जो जेनेटिक्स में हुए हैं उन वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, बेसिक को क्लियर कीजिए, ताकि हम उस वीडियो में आंसर देकर आनंद की प्राप्ति कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।